नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां असरदार साबित होती दिख रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही लोन वराटू अभियान के तहत साल भर में 426 नक्सलियों ने सरेंडर किया। करीब 5 साल में 5 और 8 लाख के 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 5 लाख के 17,000 और 8 लाख के 16 नक्सली शामिल हैं। इससे राज्य में नक्सलियों के अभियान की कमर तो टूट गई और साथ ही नक्सली क्षेत्रों में विकास के रास्ते भी खुल गए हैं। ऐसे अभियानों की सफलता में नक्सली क्षेत्र में विकास होगा तो आम आदमी को मूलधारा से जुड़ने का मौका मिलेगा और सरकार की मंशा भी सबको मूलधारा में जोड़ने की करेगी। उम्मीद यही है कि जानी चाहिए कि नक्सलियों के सरेंडर के बाद सरकार इन क्षेत्रों में तेजी से विकास करेगी और पिछड़े क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। हालांकि नक्सलवाद की समस्या वर्तमान समय की नहीं, बल्कि यह समस्या कई दशकों से चली आ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस सरकार में कितने नक्सलवादियों पर कार्रवाई हुई है, या फिर अगर हम बात करें कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया है, या फिर यह कहें कि कितने हमले जो हैं किस सरकार में अधिक मात्रा में किए गए हैं। यानी कि सरकार की नीति नक्सलियों को लेकर क्या है, और बड़ा सवाल यह कि आखिर कब खत्म होगा लाल आतंक। क्योंकि अपने आप में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रभाव काफी ज्यादा और एक हद तक देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि कई बार ऐसा भी हुआ है जहां पर तमाम एक एजेंडा बनाया, छाने के बाद एक रोड मैप बनाया, एक एजेंडा बनाया। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, सरगुजा में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार काम कर रही है। उसी का परिणाम है जो नक्सलियों के बड़े लीडर लगातार समर्पण कर रहे हैं। आज जनता सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाह रही है। जितने भी अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल संचालित हो रहे हैं, ग्रामीणों को उसका लाभ मिल रहा है, जिसके कारण नक्सली भी बैकफुट पर आके समर्पण कर रहे हैं। इस नीतियों के तहत जो कांग्रेस और पहले जो तत्कालीन सरकार थी, क्यों नक्सलवाद इतना बढ़ा? देखिए, तत्कालीन सरकार, पिछली सरकार जी थी, उसकी नीतियां गलत थी, जिसके कारण 3 जिलों से बढ़कर 17-18 जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई थी। हमारी सरकार आने के बाद लगातार जो नक्सली जिले, उन क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज नक्सली बैकफुट पर आके समर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार की नक्सल के खिलाफ जो नीति है वो बहुत बेनूल है और उसका ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को साइलेंटली अपने पैर पसारने का अवसर मिलता है। जो नक्सलवाद एक सीमित क्षेत्र तक सीमित हो रहा था, अब उसमें लगातार अंदर ही अंदर विस्तार हो रहा है। यहाँ तक कि नक्सलवादी खुलेआम खेल प्रतियोगिता के आयोजन से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आत्मसमर्पण की नीति में जो खामियां हैं, उसके कारण से लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है। हमारे सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं और ये देखा जाए कि झीरम कांड का भी जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जिसकी रिपोर्ट और जिसकी जानकारी कांग्रेस के नेतागण अपने जेल में होने का दावा करते थे, उस पर भी ये सरकार 3 साल के अंदर में कोई कार्रवाई या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पूरे तरीके से अक्षम रही है। तो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं कि आखिर कौन सी सरकार की नीति खासतौर पर नक्सलियों के लिए सही है। क्योंकि लगातार अगर अब बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नक्सल हमले हुए हैं जिसकी वजह से जवानों की भी मौत हुई है, जवान भी शहीद हुए हैं, तो वही दूसरी ओर कई आम नागरिकों की भी मृत्यु हुई है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो जुड़े हुए। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। वह दूसरी ओर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे करना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी सरकार की तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और कई नक्सली ऐसे हैं जो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आप नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि नक्सलियों की, जो कि अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी कहीं ना कहीं आप पर तमाम आरोप लगा रहा है कि जो अभियान आप चला रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है।
देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उस चीज को अप्रिशिएट किया। बेहतर होता कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करने के लिए ही हमारा विरोध नहीं करती। बीजेपी को भी लगता कि जिस प्रकार से हमने विकास किया है, और आपको मैं बता दूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद का अगर स्थायी कोई उपाय है तो विकास है। और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से करारे नोटों की राजनीति जो 15 सालों तक खेले गई, और जो भ्रष्टाचारी नेता जो पुतले जो थे वो 15 साल सिर्फ जो थे वहां पर भ्रष्टाचार का राज था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद सचिन जी, मैं आपको बताऊं कि लगातार इस पे प्रयास किया गया कि जल जंगल जमीन के असली हकदार जो है हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। और जो असीम प्यार और आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया था सरगुजा और बस्तर से पूरी की पूरी सीट जिता के, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी और बढ़ जाती थी। आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार बदलते ही सबसे पहले किसान भाई और आदिवासी दोनों हमारे फोकस में रहे, और एक नए तरह के विकास की शुरुआत और उन्नति की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में हमारी सरकार आने के बाद चालू हो गया। और उस चुनौती को मैं आपको बता दूं कि उस चुनौती को हमने स्वीकार भी किया कि इनके जिले में जब पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी तो 3 जिले से 14 जिलों तक नक्सलियों ने अपने पैर पसार दिए थे। और जिस प्रकार का उस रीजन को ढूंढने का हमने प्रयास किया, तो वो चीजें जो कई सारी बाहर आई कि जब हमने बस्तर को प्राथमिकता में लिया और वहां के जनप्रतिनिधियों से बात किया, वहां के जनता से बात किया, वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता है जब उनसे बात किया, तो ये समझ में आया कि 15 सालों का जो कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकार का था, वहां पर आदिवासियों पर अत्याचार हुआ करता था और प्रशासनिक निरंकुशता थी, और भ्रष्टाचार जिस प्रकार मैंने कहा वो सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमने अपनी प्राथमिकता में सबसे पहले ये किया, विश्वास, विकास और सुरक्षा। जब हम बस्तर में आदिवासी भाइयों की जमीन हम वापस करते हैं तो उनमें एक विश्वास आता है कि ये अब हमारी सरकार है, ये अपनी सरकार है। और जब वहां पर विकास होता है, जब वहां पर हजारों किलोमीटर सड़कें बनती हैं, कनेक्टिविटी जुड़ती है, मोबाइल कनेक्टिविटी जुड़ती है, सड़कों का जाल बिछाया जाता है, स्कूल रीओपन किया जाता है, और लगातार सरकारी योजनाओं का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक जब सरकारी योजनाओं का लाभ उनके तक पहुंचता है, और जब उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, उनकी स्वास्थ्य की चिंता के लिए हम लगातार वहां पर कैंप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आपको मूल सुविधाएं मिलेंगी तो आतंकवाद या फिर कहे कि नक्सलवाद जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। उमेश जी, 15 साल आपकी सरकार थी, विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, लेकिन 2.5 साल के अंतराल में अगर हम बात करें, जो भी अभियान चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो जरूर देखने को मिल रहा है। तमाम नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और कुछ आंकड़े भी लगातार मेरे सामने हैं जो ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, 2.5 सालों को छोड़ा जाए उस वक्त भी हमले हुए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी लगातार हमले बहुत तेजी से हो रहे थे। कई लोगों की जान गई तो कई जवान शहीद भी हुए। गंभीर और बहुत ही संवेदनशील विषय यहाँ पर डिबेट के माध्यम से जनता के बीच में रखा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि विकास के सोपानों के साथ विकास को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पे नक्सल के खात्मे की ओर हम आगे बढ़। केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने समय समय पर हमारे आपके सामने, तमाम लोगों के सामने रखने का काम किया है। 2014 से लेकर के वर्तमान की स्थिति पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो किस प्रकार से यूपीए शासनकाल के समय से नक्सलवाद एक प्रकार से विरासत से मिलता है। मैं संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लूं, छत्तीसगढ़ में आऊंगा। अगर हम बात करें उस वक्त से तो 120 जिले नक्सल प्रभावित के तौर पे मिलते हैं। अगर मोदी वन की हम बात करें तो उसमें आश्चर्यजनक रूप से कमी आती है और 120 जिले से हम 90 जिले तक सिमट जाते हैं। और उसके बाद लगातार उत्तरोत्तर प्रगति के साथ हमारे वीर जवानों की बूते लगातार विकास के साथ हम नक्सल का खात्मा करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ को गंभीरता से देखें, निश्चित तौर पे नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे वीर जवान लगातार लोहा ले रहे हैं। आपने कहा कि लगातार हमारे जवानों की शहादत और इस प्रकार की घटनाएं भी निकल करके आई है। निश्चित तौर पे इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर निकलते आते रही हैं। लेकिन अभी बीते 2.5 वर्षों के अंदर में अगर हम देखें तो इस प्रकार की स्थितियां और नक्सलवाद को लेकर के नक्सलियों का मुखर होना, गांव गांव तक जाना, पंचायत लगाना और पंचायत लगा करके
सजा सुनाना, सजा का फरमान सुनाना और एक प्रकार से ग्रामीणों के बीच में दहशत का वातावरण निर्मित करना, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का हो, पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को वहां पर प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाना, इस प्रकार के मुखरता और पंचायत स्तर पर बाकायदा ग्रामीणों की सभा लेकर के एक प्रकार से दहशत फैलाने का वहां पर जिस प्रकार से खेल चला है, और यहां तक कि ऑर्गेनाइज तरीके से दबाव पूर्वक ग्रामीणों तक को, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस के जो एक वीडियो निकल करके सामने आया था उसमें ग्रामीण सड़क तक उखाड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं नक्सलियों के दबाव में। तो यह बीते 2.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार आने के बाद किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है, सिलगेर में किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई, सिलगेर को लेकर के लगातार हमने आपने कई डिबेट में चर्चा की है, उस पर सरकार कहीं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कमेटी की बात निकल करके अभी आ रही है। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां अगर निर्मित होती है, और मैं तो जब नक्सल घटना का जिक्र हो रहा है तो मैं तो वह झीरम की घटना भी याद करूंगा। निश्चित तौर पे उस वक्त हमारी सरकार थी, केंद्र के अंदर में यूपीए की सरकार थी, उस समय जो वो हृदय विदारक घटना है जिसमें छत्तीसगढ़ के, मैं उन्हें ना कांग्रेस के कहूंगा ना भाजपा के कहूंगा ना कुछ कहूंगा, छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों की जिस प्रकार से वहां पर शहादत हुई थी, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को जो एक अपूर्णीय क्षति है उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन उसके भी गुनहगारों तक पहुंचने की जिम्मेदारी मुझको लगता है कि कांग्रेस की सरकार है, और सबूत होने का दावा इनके मुखिया भी किया करते थे कि इनके जेब में सबूत है। तो क्यों ना नक्सल खात्मे के लिए जो तैयारी चल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार दावा करते रहती है, उसकी शुरुआत, उसको एक कदम और आगे बढ़ाने की शुरुआत उस सबूत को सामने रख करके किया जाए, और उस झीरम के जो गुनहगार है उनको सजा दिलाने का प्रयास कांग्रेस की सरकार एक कदम आगे बढ़ के करे। निश्चित तौर पे नक्सलवाद एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ को लेकर के रही है, और विकास के सोपानों के साथ केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, आपको याद होगा सचिन जी, केंद्र के अंदर में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो पहली बैठक गृह मंत्री बनते ही जो छत्तीसगढ़ के अंदर की थी, और 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके नक्सल के खात्मे के लिए जो पहला कदम आगे बढ़ाने का काम किया था, वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में आकर के नक्सलियों को एक सीधा संकेत था कि आने वाले समय के अंदर में केंद्र की सरकार नक्सल के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री बघेल जी ने जो मदद मांगी, तो बटालियन की मांग की, उन तमाम मांगों को केंद्र की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ करके पूरा करने का काम किया है। तो यह दोनों सरकारों की एक कंबाइंड जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूं कि यह राजनीति का विषय नहीं है, इसके खात्मे करने के लिए न सिर्फ विकास के साथ बल्कि एक नीति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझको तो यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन को लेकर के नीति क्या है, इन 2.5 वर्षों में अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसको भी जरा अमित जी स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है अमित जी, देखिए आपने इतनी तमाम चीजें जो है वो बताई, लेकिन देखिए मैं शुरुआत से ही जिक्र कर रहा हूं कि 2019 की बात कर ले, 2020 की बात कर ले, या फिर उससे पहले जब आपकी सरकार थी उस वक्त की अगर हम बात कर लें, तो 2 वक्त ऐसा हुआ है जब लगातार अधिक संख्या में यानी कि अधिक मात्रा में नक्सली हमले हुए हैं। 2011 की अगर हम बात कर ले तो 465 नक्सली हमले हुए हैं, 2015 की बात कर ले तो 466 नक्सली हमले हुए हैं। आखिर इतनी अधिक मात्रा में नक्सली हमले क्यों हुए, क्या वजह थी इसके पीछे? कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कमजोरी देखी गई होगी, या फिर जो रणनीति सरकार बना रही होगी उसमें कमी देखी गई होगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकाल की, तो 2019 में 263 हुए हैं हमले, 2020 में 315 हमले हुए हैं। तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में अधिक हमले हुए हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आप बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो उमेश भाई कह रहे थे कि दोनों सरकार को मिलकर समस्या को समाप्त करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं सचिन जी, कि जब से मैंने जैसा आपको कहा ना कि हमारी सरकार आई, तो हमने जब जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की, वहां की जनता से हमने चर्चा करी, तो सबका एक निष्कर्ष ये निकला कि जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं आदिवासी भाई, उनके साथ लगातार अगर हम कहें तो 15 सालों तक जो भ्रष्टाचार के साथ साथ उनके साथ अन्याय हुआ। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो झूठे मुकदमों में उनको फंसाया गया था, हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई, और आपको बता दूं कि 870 से ज्यादा लोग उसमें बरी भी हुए हैं। और लगातार एक कार्य योजना बना के हमने कार्य करी। जैसे छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मानदेय को 2500 से 4000 रुपए हमने किया। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में 7 वनोपज को खरीदी की जाती थी, हमने 52
वनोपज को खरीदा और देश में हम अव्वल आए। और लगातार आपको बता दूं कि जो बस्तर विकास प्राधिकरण जो हम पहले हमने बनाया और उसमें हमने स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय विधायकों को उसमें रखा ताकि वहां की प्रायोरिटीज, वहां के बस्तर के स्थानीय व्यक्ति को ज्यादा बेहतर होता है तो वो डिसाइड करे कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या योजनाएं उनको लानी है। तो एक और उसी टाइम आपको मैं बता दूं कि पट्टा बांटने का जो हमने काम किया भाजपा के कार्यकाल में, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी उमेश भाई कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं सचिन जी कि 8 लाख आवेदन आते हैं, 8 लाख आवेदन, और 4.5 लाख आवेदन को पट्टा देने से निरस्त कर दिया जाता है। क्यों निरस्त कर दिया जाता है? क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं थी, इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। फिर जब हमारी सरकार आती है और जो पात्र भी थे उनका भी पट्टा को निरस्त कर दिया गया था। 1 लाख ऐसे लोगों को हमने और पट्टा देने का काम किया। फॉरेस्ट साइट एक्ट के तहत 5 लाख हेक्टेयर से जमीन वहां पर आदिवासियों को आवंटित की गई और ग्रामीणों की, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, उनकी जिंदगी अच्छे से कैसे रहे, ये सारी चीजों को एक कार्य योजना बना के पिछले 3.25 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की अभी ये बात कर रहे थे जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, हमने अपने नेताओं को खोया था, झीरम कांड। मैं आपको बता दूं कि वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था। और जिस प्रकार से 3 जिलों से 14 जिले, और अब आप फिर देखिए ईश्वर की कृपा और हमारी सरकार की योजना और बस्तर के लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि फिर से 2 जिलों तक ये सिमट के रह गए और ये अंतिम लड़ाई चल रही है। आप देखिए कि आज हजारों किलोमीटर सड़क बन रही है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक अगर सरकारी योजनाओं का लाभ जा रहा है। बस्तर में बहुत तेजी से काम सचिन जी हो रहा है, अंदर तक हमारी पैठ हो रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है और हमारी सरकार ने पट्टे देना भी लोगों को चालू किया। समय की बहुत कमी है, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है मैं आपसे एक बार पढ़ के वो सुना दूं, उसके बाद आप सवाल जो मैं करूंगा। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नक्सली हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। आप बताइएगा इस बात से आप सहमत हैं या नहीं। लेकिन हमले कम नहीं हो रहे हैं। 2017 से लेकर 18 के बीच में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020 और 21 में बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सली हमले कम नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कहा, मैं उमेश भाई की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये समस्या केंद्र और राज्य को मिलकर निपटानी है। और आपको बता दूं, मैंने जैसा कहा, विकास जो अब अंदर तक जा रहा है, कैंप बनाए जा रहे हैं, जन अधिकार संगठनों से चर्चा की जा रही है, फॉरेस्ट एक्ट के तहत, राइट एक्ट के तहत पट्टे बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब उनको, जैसे हमने कहा ना कि नक्सली जो है वो विकास विरोधी है और ये भोले भाले आदिवासियों के विकास में सबसे बड़े बाधक है। तो आप, और जिस प्रकार से ये बौखलाए हुए हैं, ये बताता है कि अंतिम लड़ाई है। और बहुत जल्द मुझे विश्वास है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में और जो भी इस देश से नक्सल समस्या को हम खत्म करने में हम सफलता पाएंगे और इस देश में और हमारे बस्तर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पूरी तरीके से शांत होगा। ठीक, उमेश जी, आपको क्या लगता है जब आर्थिक मदद बढ़ाई जा रही है उसके बावजूद भी लगातार संख्या जो है हम लोग की बढ़ रही है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे अधिक नक्सली क्षेत्र माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड में अधिक हमले होते हैं, झारखंड के छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ में अधिक हमले होते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए सचिन जी, चूंकि आपने झारखंड का जिक्र कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। अभी हाल ही में जो संसद में जो रिपोर्ट आई है नक्सल विषय को लेकर के और नक्सल हमलों को लेकर के जो एक विश्लेषण निकल करके आया है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार की तमाम मददों के बावजूद भी, केंद्र सरकार की तरफ से फंडों में इजाफा करने के बावजूद भी आज जो रिपोर्ट निकल के आती है संसद के अंदर से, उसमें छत्तीसगढ़ जो कभी दूसरे नंबर पर हुआ करता था झारखंड के बाद, आज वह नक्सल घटनाओं के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। और लगातार कांग्रेस के नेता नक्सल घटना छत्तीसगढ़ में कम होने की बात न जाने किस उद्देश्य के साथ करते नजर आते हैं। अभी अमित जी लगातार फंड की बात को स्वीकार कर रहे थे, मिलकर लड़ने की बात को स्वीकार कर रहे थे। इन तमाम चीजों के बीच में भी मुझे फिर से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी सरकार आने के बाद एक नया जिला भी निकल करके आता है जिसे नक्सल प्रभावित घोषित करना पड़ता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार नक्सल मुद्दे को लेकर के कितनी गंभीर है। और मैंने जो एक मूल प्रश्न किया था, मुझको लगता है कि उस प्रश्न का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है।
छत्तीसगढ़ सरकार पहले यह स्पष्ट तो कर दे कि नक्सल उन्मूलन को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार की नीति क्या है। उसके बाद हम तमाम आयामों के ऊपर, तमाम पहलुओं के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी अभी जी कह रहे थे कि विकास और तमाम चीजों को लेकर के दोनों सरकारों को मिलकर के नक्सल उन्मूलन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पे दोनों सरकारों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 2.5 साल बीत जाने के बाद भी, 32 महीने बीत जाने के बाद भी नक्सल को लेकर के अगर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न निकल करके सामने आता है। अमित जी, और झीरम का जिक्र कर रहे थे, अमित जी अभी आपने जिक्र किया केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, ठीक है उमेश जी, ठीक है। अमित जी, आप सुन रहे हैं किस तरीके से उमेश जी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि जो नीति है खासतौर पर नक्सलवाद को लेकर वो अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं। देखिए, पूरी तरीके से हमारी नीति स्पष्ट है और आपको मैंने जैसा बता दूं कि अगर मैं आज राजनीति उसमें नहीं जाना चाहता था, आपने सब्जेक्ट ऐसा रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं अगर हुई हैं तो 2010 में तारमेटला, 2012 में सुकमा में घटना, 2013 में जीरम घाटी, लगातार। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि अगर 15 सालों में इनकी सरकार थी और वहां जो भ्रष्टाचार का राज था, जो निराशा थी वहां के लोगों में, मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफैम के तहत जो सर्वे आया है भारत का, उसमें मैं आपको बता 1% व्यक्ति की जो आय जो है 73% जो व्यक्तियों की आय है वो 1% लोगों का उसका कब्जा है। तो कहीं ना कहीं अन्याय और गैर बराबरी भी ऑक्सफैम ने इसको बताई है, वजह बताई है सचिन जी। लेकिन देश में फैली सामाजिक व आर्थिक विषमता के कारण जो नक्सलवादी से जो फैला था, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी कह रहे थे यूपीए की सरकार, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत भी खत्म करने की जो है समस्या को सॉल्व करने का जो सबसे पहले ध्यान अगर किसी ने दिया तो यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। और आपको मैं बता दूं उस समय 2008 में 223 जिलों में अगर ये नक्सलवाद फैल चुका था और हमारी सरकार 2014 तक आते आते आपको बता दूं ये 126 जिलों तक ये रह गए थे और 11 राज्यों में 90 जिलों के जो थे जो समस्या थी, कम होते होते जो जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि उस समय भी हमारी यूपीए सरकार ने ये कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल कनेक्टिविटी और लगातार जो रोड का निर्माण हो रहा था, स्कूल पुलिया बन रहे थे। कमी है, माफ कीजिएगा अमित जी। उमेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।